उसमें दो लेयर होंगी। बाहर की तरफ क्या होगा, एक्टोडर्म या एक्टोडर्मिस, और अंदर की तरफ एंडोडर्म या एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस। एक मैसेज कर दो ग्रुप में ही क्लास ज्वाइन करने सब। सर कर दिया। चलिए, और एक चीज और पता है कि आपका ये जो पोरिफेरा के मेंबर्स होते हैं, ये एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेसाइल। ये एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेसाइल बोलते हैं। और सेसाइल होने के साथ साथ ये जो एनिमल्स हमारे हैं, या तो ये अकेले रहेंगे जिसको हम बोलते हैं सॉलिटरी, या तो ये कॉलोनी के फॉर्म में रहेंगे जिसको हम बोलेंगे कॉलोनियल। जब ये कई लोगों के साथ मिल के रहते हैं वो कॉलोनियल कहलाता है। जब ये अकेले रहते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉलिटरी। सेसाइल का मतलब होता है एक ही जगह पर फिक्स रहना, कहीं और जो है मूवमेंट ना हो पाना, इसको हम बोलते हैं सेसाइल। जल्दी से लिखते हैं। सर लिख लिया। देखो बेटा, अब यहाँ पे हमने जो बताया, इसके पास दो लेयर होती हैं। हमने क्या बताया, इसके पास दो लेयर होती हैं। आपका आउटर वाला क्या कहलाता है, एक्टोडर्म, और इनर वाला इसका क्या कहलाता है, एंडोडर्म। एंडोडर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आउटर वाला एक्टोडर्म है, एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं डर्मल लेयर। दे आर ऑल्सो नोन एज द डर्मल लेयर, या इसी को हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। डर्मल लेयर या पिनाकोडर्म। ये जो एंडोडर्म होता है, ये एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं कोएनोसिटिक लेयर, या इसका दूसरा नाम होता है कोएनोडर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, कोएनोडर्म। ठीक है, और ये जो आपका आउटर पिनेकोडर्म होता है, इस पिनेकोडर्म में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, एक सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं पिनेकोसाइट। ठीक है, जो कि पिनेकोसाइट सेल्स आपकी फ्लैट सेल्स होती हैं बिल्कुल। और दूसरा होता है आपका पोरोसाइट, जो कि पोर पर पाई जाती हैं, इसको हम बोलते हैं पोरोसाइट। और ये आपकी ओवल शेप की होती है। कोएनोडर्म में एक सेल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बेटा कॉलर सेल। कॉलर सेल, या इसी का नाम होता है कोएनोसाइट सेल। इसी कोएनोसाइट सेल्स की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, कोएनोडर्म पड़ा। ये कैसा होता है, कॉलर शेप। और ये चीज है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पोरिफेरा। और पूरे एनिमल वर्ल्ड में कहीं पे भी कॉलर सेल्स नहीं पाई जाती। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जी। ये स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है,
ये स्पॉन्जेस हैं, ये नीचे की तरफ जो दिखा ये सबस्ट्रेटम है। ये क्या है? ये सबस्ट्रेटम है। सबस्ट्रेटम वो जगह होती है जहाँ पर ये चिपका हुआ रहता है। और तो और ये पूरा स्पॉन्ज की बॉडी है और इसकी बॉडी पर छोटे छोटे से पोर्स दिखाई पड़ते हैं। ये छोटा छोटा पोर्स दिखाई पड़ेगा ये छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ते हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हम इसको बोलेंगे ऑस्टिया। ये जो छोटा छोटा पोर्स दिखाई पड़ा है ये, इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। इस पोर का नाम है ऑस्टिया। इस ऑस्टिया के बाद ये जो अंदर वाली कैविटी आपको दिखती है, ये वाली पूरी कैविटी, ये वाली, ये इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। कौन सी कैविटी? स्पॉन्जोसील कैविटी। ये स्पॉन्जोसील कैविटी। और इसके माउथ पर यहाँ पर जैसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस कांटे जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्कुलर फ्रिंज। ये ऑस्कुलर फ्रिंज है और इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहाँ पर ये जो कि खुलता और बंद होता है। क्या होता है? ये खुलता बंद होता है ये। इसको हम बोलते हैं बेटा ऑस्कुलम। तो होता क्या है कि सी वाटर सीधा इसके अंदर जाएगा ये, और ये स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाएगा और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सी वाटर आया, स्पॉन्जोसिल कैविटी में गया और फिर यहाँ से बाहर निकल। सी वाटर यहाँ आया, स्पॉन्जोसिल कैविटी में गया, फिर यहाँ से बाहर निकल आया, अंदर आया और फिर ये बाहर निकल आया। सर लेकिन तो ये ये जो जहाँ है, से हाँ बोलो। सर ये जहाँ से आता है वहां से वापस भी तो जा सकते हैं। नहीं, वहां से वापस नहीं जाएगा। क्यों मालूम है? बोलो क्यों? क्योंकि टेस्टिंग। ये सी वाटर में है। मान लो ये सी वाटर में, तो पानी का प्रेशर इधर ज्यादा होगा कि कम है? यहाँ पर पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। और क्योंकि जब ये इसके अंदर आता है तो इसका जो ऑस्कुलम है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में ओपन होने की टेंडेंसी रखता है, वापस डायरेक्शन में ओपन होने की टेंडेंसी नहीं रखता। तो यहाँ पर पानी का जब प्रेशर ज्यादा हो तो ये ढक्कन खुलेगा, तो ढक्कन खुले तो ये पानी बाहर चला जाएगा। अब क्योंकि इधर से पानी ऑलरेडी आ रहा होता है, कंटिन्यूएशन में पानी आ रहा होता है, ऐसा नहीं है कि पानी एक बार आया और फिर बंद हो गया। नहीं, पानी आएगा निकलेगा, आएगा निकलेगा, आएगा निकलेगा, आएगा निकलेगा। इस तरीके से ये पानी आता रहेगा और ये निकलता रहेगा। ये स्प्लैश लाइन है। भाई आप जब आप टैप वाटर चालू कर देते हो तो ये बताओ क्या पानी वो वापस जा सकता है उसी रास्ते से? कौन सा? नहीं जाता ना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो पानी है उसका प्रेशर ज्यादा है। समझ गए ना बात को? यस सर। हाँ। अब देखिए, यहाँ पर हम इस लेयर को थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखाएंगे आपको। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं आपके, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाना है, देखने की कोशिश करिए। अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे तो ये एक लेयर आपको ऐसे दिखेगी। ये एक लेयर आपको दिख रही है, ठीक है? अब यहाँ पर बेटा हमने दो पोर्स आपको दिखाए हैं। अब यहाँ पर ये लेयर बनेगी। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होगी वो फ्लैट सेल्स की होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये सेल आपकी होगी कौन सी? पिनेकोसाइट। ये सेल आपकी होगी पिनेकोसाइट, जो कि फ्लैट, ये पिनेकोसाइट। और फिर यहीं पर आपको दिखेगा क्या? पोरोसाइट।
जो ओवल शेप की है। जी ये आपकी ओवल शेप की है। ठीक। तो ये वाला जो सेल आप ये वाली सेल जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं पिनेकोसाइट। ये वाली जो सेल हो गई इसको हम बोलते हैं पोरोसाइट। पिनेकोसाइट और पोरोसाइट पूरा मिलाकर के क्या बनाएंगे? पिनेकोडर्म बनाएंगे। ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं बेटा? पिनेकोडर्म बनाते हैं। और बीच में आप यहाँ पर ओपनिंग देख रहे हो, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्टिया कहते हैं। अब हम और अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जरा गौर करिए। हमें देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ये क्या हुआ? ये जो सेल है हमारी इसको हम बोलते हैं कॉलर सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम कॉलर सेल, बड़ा कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कॉलर सेल। कॉलर सेल्स में अंदर से यहाँ से बेटा ये इस जगह से निकलता है क्या? ये फ्लैजिला। इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोएनोसाइट्स होता है। और इनका काम होता है जो फूड पार्टिकल्स जो है कैनाल सिस्टम के थ्रू, पानी के थ्रू ये आ रहे हैं, उसको ये पकड़ता है, उसको हम ये कैप्चर करता है। तो ये जो लेयर आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं कोएनोसाइट। इससे कोएनोसाइट कहते हैं और पूरी लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा? कोएनोडर्म कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा मीसोहाइल लेयर। कौन सी लेयर है ये? मीसोहाइल लेयर है। और इस मीसोहाइल लेयर में आपके अलग अलग टाइप के टिश्यूज, अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। मीसोहाइल कहिए चाहे मीजेनकाइम कहिए, ज्यादा अच्छा है। ये आपका क्या है? मीजेनकाइम लेयर है। ये मीजेनकाइम के अंदर आपके अमीबोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। और ये अमीबोसाइट सेल्स, इन सेल्स को हम बोलते हैं अमीबोसाइट सेल। क्या बोलते हैं इनको? हम कहते हैं अमीबोसाइट सेल। और ये वाली जो कैविटी आपको दिखेगी अंदर वाली, ये अंदर वाली जो कैविटी आपको दिख रही है ना, ये क्या होगा? ये तो आपका स्पॉन्जियोफिल की तरफ हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? हम स्पॉन्जियोफिल की तरफ जा रहे हैं। ठीक। तो हिमांशु बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाइए। एक चीज और देखिए, ये जो आपका ये दिख रहा है ना, ये पूरा स्पंज आपको दिख रहा है ना, इस स्पंज के ऊपर जो है ना स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से स्पिक्यूल्स होते हैं, ये स्पिक्यूल्स होते हैं, ताकि कोई बाहरी एनिमल इनके ऊपर अटैक ना कर सके। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इसके ऊपर स्पिक्यूल्स पाए जाएंगे। जब स्पिक्यूल्स जो है ये ऐसा होता है,
जब स्पिक्यूल्स आपका ऐसा होता है तब हम इसको बोलते हैं मोनोरेडिएट स्पिक्यूल। और जब स्पिक्यूल आपका ऐसा होता है, कैसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, तब हम इसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल। तब हम इसको ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, स्लाइड पीछे कर दीजिए, नेटवर्क इश्यू हो गया था। यस सर, हो गया। मैं आगे चलूं? ये हो गया नहीं होता है। बनाया अभी। हाँ, हो गया। गुड। तो फ्रेश वाटर वाले का एग्जांपल क्या था? स्पॉन्जिला। हो गया ये? चलो, हाँ बोलो आगे। सर ये है ना, आज ही शुरू हुआ है चैप्टर या कल? एक तो क्रेडिट हो चुका है इसका, एक अरे लेक्चर। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक क्राइटेरिया था वही पढ़ाया है, बाकी ये तो आपका शुरू हुआ है अब। ओके। ठीक है बेटा। अब एक चीज देखिए आप, ये जो आपका अमीबोसाइट सेल्स होता है, अमीबोसाइट सेल्स में, अमीबोसाइट सेल्स एक्चुअल में क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अमीबोसाइट सेल्स में अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं अमीबोसाइट के ग्रुप में। तो वो जो सेल्स आपकी होती हैं उनके नाम आप लिख लीजिएगा। एक सेल होता है आपका स्क्लेरोब्लास्ट, ऐसे लाइन से लिखिएगा, स्क्लेरोब्लास्ट। फिर आपका होता है स्पॉन्जियोब्लास्ट। अच्छा, ब्लास्ट का मतलब होता है बनाने वाला, और क्लास का मतलब होता है तोड़ने वाला। ठीक है। फिर आपका आता है थीसोसाइट। थीसोसाइट के बाद आपका आता है पैगोसाइट।
फेगोसाइट के बाद आपका आता है ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट के बाद आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोसाइट। और फिर आपका आता है कोलिनोसाइट। और फिर आपका आता है क्रोमोसाइट। और फिर फाइनली आपका आता है मायोसाइट। आपको जो याद करने वाली जो सेल्स हैं उसके ऊपर मैं टिक मार्क कर देता हूँ। आपका स्क्लेरोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, आर्कियोसाइट, बस। ठीक है, कभी कभी कीटोसाइट, ये 4 सेल्स आपको याद करना है। स्क्लेरोब्लास्ट क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटन फॉर दी। सर ये क्या है सर ये आपकी अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, जो कि ये जो आप देख रहे हो मेसेंकाइम लेयर आप देख रहे हो यहाँ, इसके अंदर पाया जाता है ये। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। स्क्लेरोब्लास्ट क्या करता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब जो इसका टिश्यूज वगैरह होते हैं वो, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। स्पॉन्जियोब्लास्ट जो होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। ये स्पॉन्जिन फाइबर्स भी इसके स्केलेटन में आते हैं। थीसोसाइट्स जो होता है बेटा फॉर द फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज। इसका जो फूड स्टोरेज होता है वो आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। फेगोसाइट जो होगा ये किसके लिए होगा? फॉर इंगल टू इंगल बाय द फेगोसाइटोसिस। क्या कहता है? टू इंगल, टू इंगल। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल्स को पूरा पूरा निगल जाना, सॉलिड पार्टिकल को निगल जाना, स्वेलो कर जाना। ट्रोफोसाइट जो होगा ये क्या है? ये खाद्य मंत्री है ये किसके लिए होता है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, फूड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। आर्कियोसाइट सेल जो होती है बेटा, ये क्या करती हैं? ये ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, इसलिए इस टाइप की सेल्स को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। क्या कहेंगे इनको हम? टोटीपोटेंट सेल्स कहेंगे। जो सेल्स अपने आप में ओवा और स्पर्म में डिफरेंशिएट हो जाएं, उन सेल्स को हम आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं या टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स आता है आपका कोलोनोसाइट। ठीक है, कोलोनोसाइट ये आपका कनेक्टिव टिश्यू टाइप की सेल्स होती है, हालांकि ये टिश्यू लेवल का तो होता नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका था क्रोमोसाइट। ये कलर प्रोवाइड करवाने वाला होता है, इसको हम बोलते हैं पिगमेंटेड सेल। ये आपका होता है पिगमेंटेड सेल। ठीक है, उसके बाद मायोसाइट। इट इज मेन फॉर द इट इज मेन फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्कुलम। ऑस्कुलम कहाँ पर पाया जाता है? इसका एग्जिट पॉइंट है, उस ऑस्कुलम के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जल्दी से लिख लो। सर लिख लिया। चलो बेटा।
देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द बॉडी इज सपोर्टेड बाई अ स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, इसका जो स्पिक्यूल होता है वो कैल्शियम का बना होगा या सिलिका का बना होगा। ठीक है, इसका जो स्पिक्यूल होगा यहाँ पर लिख लीजिए आप, इसका जो स्पिक्यूल होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा या ये किसका बना होगा बेटा, सिलिका का बना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं कैल्कोब्लास्ट, और जो सिलिका का बना होगा उसको हम बोलते हैं सिलिकोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट। ठीक है, और स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा तो हमने बताया था स्पॉन्जियोब्लास्ट को कहेंगे। ठीक है, जो स्पॉन्जिन फाइबर से बनता है, स्पॉन्जिन फाइबर वाला, इसको हम बोलेंगे स्पॉन्जियोब्लास्ट। यहाँ कहा गया बेटा ये हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यहाँ पर इसका जो सेक्स है सेपरेट नहीं होता, हर्माफ्रोडाइट होता मतलब ये बाइसेक्सुअल है। मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों एक ही पाए जाते हैं। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा ये, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बीच से टूट जाता है और नया बनता है। एंड बाय सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट के फॉर्मेशन से ये क्या करते हैं बेटा, ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इसका कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। और इंटरनल लार्वल स्टेज पाए जाते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं एडल्ट से। एडल्ट से ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आता है, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। याद करने वाली बात ये थी, स्पॉन्जिला ये क्या, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, अब इतनी बात सर, आपने पढ़ ली। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और मतलब? मैं उसी को एलेबोरेट करने जा रहा हूँ, जस्ट वेट। देखो, जब आपका जब ये एग और स्पर्म फ्यूज होकर के जाइगोट बनाए और जाइगोट से डायरेक्ट क्या बन जाए बेटा, यंग वन बन जाए, एडल्ट बन जाए, तो ये जो डेवलपमेंटल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में, जाइगोट और एडल्ट के बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं लार्वा, क्या बोलते हैं, लार्वा या प्यूपा, तब हम ये स्टेज कौन सी हो जाती है, ये डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट हो जाती है और इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जाइगोट किसमें कन्वर्ट होता है, एडल्ट में या यंग वन में कन्वर्ट होता है। इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती है, और अगर इंटरमीडिएट स्टेज आती है, लार्वा या प्यूपा आता है, तब हम इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये बात क्लियर हुई? हाँ। गुड। चल, अब यहाँ पर एक काम की बात आप सुनिए। काम की बात यह है कि चूंकि ये हमेशा पानी में पाया जाता है, लैंड पर तो पाया नहीं जाता, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है नहीं। अगर पानी में ये पाया जाता है तो पानी में पाए जाने की वजह से इसका जो रेस्पिरेशन होगा वो, इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो, ये सब पानी में ही होगा, ये सब का सब पानी में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका जो रेस्पिरेशन होगा वो और इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो, ये दोनों ही एनिमल की जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होंगे। जीबीएस का मतलब होता है जनरल बॉडी सरफेस, जीबीएस का मतलब जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इसका दोनों होता है। और एक्सप्रेशन जो हो रहा है, इस एक्सप्रेशन में जो इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, ध्यान से सुनियो हमारी बात, क्या काम है, इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो होगा आपका अमोनिया। तो क्या होगा, अमोनिया। अब थोड़ा सा कान खोल के बैठो, जो मैं बताने वाला हूँ। एक्सक्रीटरी मटेरियल स्पेशली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है, उनमें आपका आता है अमोनिया, उनमें आपका आता है यूरिया, उनमें आपका आता है यूरिक एसिड। तो बेटा अगर इसमें अगर हम टॉक्सिसिटी का लेवल देखें तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक आपका अमोनिया होता है, सबसे ज्यादा जहरीला अमोनिया होता है।
उससे कम जहरीला यूरिया होता है, और उससे भी कम जहरीला क्या होता है आपका यूरिक एसिड होता है। तो और दूसरी चीज, इसकी टॉक्सिसिटी का ऑर्डर है ये टॉक्सिसिटी का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम में हमने लिखा है। अगर हम देखेंगे कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। अबंडेंट वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूवल, ठीक है। और यहाँ पे यूरिया के केस में, ठीक है, यहाँ पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, मॉडरेट अमाउंट ऑफ water required to eliminate from the body, और यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्या कहा हमने इसको, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूवल। अब यहाँ पर काम की बात आप देखिए, क्या कह रहे हैं, काम की बात यहाँ पर देखिए आप। बेटा हमारी लाइफ जो शुरू हुई है, वो लाइफ शुरू हुई हमारी कहाँ से, वाटर से शुरू हुई और लैंड पर आकर के फिनिश हुई, ठीक है। कहाँ से शुरू हुई, लाइफ हमारी वाटर से शुरू हुई और लैंड पर आकर के फिनिश हुई। तो आप यहाँ पर गौर करिएगा कि जब हम पानी में थे वहां पर वाटर बहुत ज्यादा था, और वाटर ज्यादा होने की वजह से हमारे अंदर जो एक्सक्रीटिव मटेरियल था वो क्या था, अमोनिया था। तो अमोनिया को हमारी बॉडी में बिल्कुल भी स्टोर नहीं किया जा सकता, और क्योंकि जब पानी वहां पर मौजूद है तो अमोनिया उस पानी से रिएक्शन करके जल्दी से निकल जाता था बॉडी से बाहर। लेकिन जैसे ही हमारा लाइफ चेंज हुआ और हम कहाँ से, पानी से जमीन की तरफ आए, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में आए, लैंड पर हम जीना शुरू कर दिए, तब उस वक्त क्या हुआ कि हमारा जो एक्सक्रीटिव मटेरियल वो क्या हो गया, यूरिया हो गया। क्यों, क्योंकि अब जब टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में हम आए तो वहां पर पानी की कहीं कमी थी, कहीं जाती थी, कहीं एक्सेस पानी था, कहीं कम पानी था। तो उसमें क्या हुआ कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होने लगी इसके रिमूवल के लिए, जिसमें हम आप आते हैं। लेकिन और एक्सट्रीम कंडीशन में जब हम गए, जहाँ पर डिजर्ट की कंडीशन आ गई, जहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन आ गई, सूखा पड़ने लगा, रेगिस्तानी एरिया में हम गए, तो वहां पर जो एनिमल्स थे उनके अंदर धीरे धीरे एडाप्टेशन होता गया, और उन एनिमल्स में जो एक्सक्रीटिव मटेरियल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए, जब आप यूरिनेशन के लिए आते हैं तो जब आपका यूरिन पास होता है वो कैसे, किस फॉर्म में पास होता है, हमारी बॉडी से बाहर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो आपका एक्सक्रीटा रिमूव करती हैं वो छोटे छोटे पैलेट के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे जो है गोलियों के फॉर्म में होता है, ड्राई रहता है, रफ रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका यूरिक एसिड एक्चुअल में होता है। तो जैसे जैसे हम इवोल्यूशन में आते गए वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हमारे अंदर अडेप्टेशन आता गया, जैसे जैसे अडेप्टेशन आता गया वैसे वैसे हमारा जो नेचर ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी बदलता चला गया। तो ये मोटा मोटा कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़ करके कि जितने भी एनिमल्स हमारे एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में रहेंगे उनका जो एक्सक्रीटिव मटेरियल होगा, उनका एक्सक्रीटिव मटेरियल जनरली क्या होगा, वो अमोनिया ही होगा। लैंड पर जो एनिमल्स हमारे पाए जाएंगे उनका जनरली एक्सक्रीटिव मटेरियल क्या होगा, यूरिया होगा। और जो डेजर्ट एरिया में पाए जाएंगे, स्पेशली हमारे एप्स हो गए, यानी कि बर्ड्स वगैरह हो गई, ठीक है, ये सब के अंदर क्या होगा बेटा, यूरिक एसिड इसका एक्सक्रीटिव मटेरियल होगा, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर जान लीजिए कि अमोनिया रिलीज करने वाले एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक कहते हैं, यूरिया रिलीज करने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहेंगे, और यूरिक एसिड को रिलीज करने वाले एनिमल को हम यूरिकोटेलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक एनिमल हम कहेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
अमोनिया रिलीज करने वाला जो एनिमल होगा वो होगा आपका अमोनोटेलिक। यूरिया रिलीज करने वाला जो होगा इसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड रिलीज करने वाला जो एनिमल होगा उसको हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक। ठीक है। और ये जो फेनोमेना है हमारा, इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिज्म। इस फेनोमेना को हम कहेंगे अमोनोटेलिज्म। इस फेनोमेना को हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म, और इस फेनोमेना को हम बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म। ये हमने आपकी फिजियोलॉजी को यहाँ पर रिलेट कर दिया, और मैंने आपसे कहा है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कोरिलेशन। बायोलॉजी आपकी एक ऐसी स्टडी है, कोरिलेशन की स्टडी है, और बायोलॉजी को हमेशा इवोल्यूशन से रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए, अदरवाइज हमारा बायोलॉजी पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जल्दी से लिखिए बेटा इसको। हाँ, हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है बडिंग के जरिए। अब यहाँ पर जो बडिंग होती है दो टाइप की होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से देखिएगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली किसके थ्रू होता है बेटा? बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है इसका अंदर टूट करके होना। बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। अब ये बडिंग जो होता है, ये बडिंग आपका दो टाइप का होता है। एक बडिंग होगा जो बॉडी से बाहर की तरफ होगा नॉर्मल कंडीशन में, इसको हम बोलेंगे एक्सोजीनस बडिंग। और एक बडिंग क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, जिसको हम बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग। अनफेवरेबल का मतलब समझते हैं? अनफेवरेबल का मतलब होता है जब पानी की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है, तब इसके अंदर जो बडिंग होती है वो एंडोजीनस बडिंग होती है। ठीक है। तो एक्सोजीनस बडिंग कब होगी बेटा? फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन। और ये कब होगा? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है ये क्लास 12 के टॉपिक से रिलेट करेगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेट करेगा ये जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि सब एनसीईआरटी का है, बाहर का कुछ भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंडोजीनस बडिंग होती है, एंडोजीनस बडिंग जो होती है, इसके अंदर जो एंडोजीनस बर्ड होता है उस बर्ड को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम? जेम्यूल। ठीक है, जेम्यूल। ये जेम्यूल कैसा होता है ये देखिए इस तरीके से। देखिएगा आप, देखिए बढ़िए। ठीक है, ये जेम्यूल हो गया आपका। ठीक, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है ये, और यहाँ पे आप देखिए इस जगह पर ठीक है ये।
ये जेम्यूल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो ऊपर की तरफ ओपनिंग आप देख रहे हो, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोफाइल। और यहाँ पर अंदर की तरफ आप जो सेल देखते हो, ये वाली, ये जो राउंड राउंड सेल आप देख रहे हो, एक्चुअल में दीज आर द आर्क्योसाइट सेल। दीज आर द आर्क्योसाइट सेल। ये हमारी आर्क्योसाइट सेल्स हैं। इन आर्क्योसाइट सेल्स को अभी हमने बताया, ये टोटीपोटेंट होती हैं। एडवर्स कंडीशन में ये इस तरीके के फॉर्मेशन में रहती हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे इनको मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है, तुरंत ये जो है साइड सेल्स बाहर निकलती हैं और अपने आप को जर्मिनेट करके स्पर्म और ओवा बनाती हैं, और वो दोनों आपस में फ्यूज होकर के क्या कर देते हैं, ये लार्वा बनाना शुरू कर देते हैं और नया स्पंज बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेल्स, अच्छा इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलता मालूम है? इसके ऊपर आपको देखिए रेडिएट मोनो रेडिएट, ताकि इसकी प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहे। ठीक, अब यहाँ पर इसका नामकरण कर लीजिए। ये जो दिख रहा है ये अंदर वाला, ये साइकिल है, ये आपका आर्कियोसाइट सेल्स है। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपके स्पिक्यूल। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये से लड़ने का एक एडेप्टेशन है, यदि आपके इन्वायरमेंट से लड़ने का एडेप्टेशन। ठीक है, हो गया ये। यस सर। देखो आप हिमांशु, हाँ सर। बेटा समझ आ रही बातें? शगुफ्ता, आन्या, यस सर। बेटा ये चीजें क्लियर? हाँ, ये वाली जो बात थी ना आपकी, ये वाली बात ये डायग्राम के थ्रू हमने क्लास 12 से रिलेट किया है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मोलिकुलर बायोलॉजी है ना, यहाँ खुला हुआ है, देखो एक बार, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12 एनसीईआरटी पीडीएफ। देखो एक बार, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, दिख रहा है ये खुल जा भाई। ये दिखा आपको, ये वाला डी वाला डायग्राम दिख रहा है आपको? डी वाला डायग्राम यस सर। क्लास 12 में आपको पढ़ाया जाएगा, लिखा हुआ है। ठीक है, ये न्यूज ये चीजें जो आप देख रहे हो ना, ये क्लास 12 में ये जो वाला जो टॉपिक रहता है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये एक्चुअल में अब तक जितना हम लोगों ने क्लास 11th में अलग अलग फाइला का, अलग अलग क्लास का सब पढ़ा था, वहां पर इसके रिप्रोडक्शन का टाइप वहां पर दे दिया है, बस और कुछ नहीं। आगे देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, गैमीट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो आप जानते हैं इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जब हमारे
हर्माफ्रोडाइट। कैसे होते हैं बेटा? हर्माफ्रोडाइट। इन शॉर्ट हम नीचे तो बाइसेक्सुअल के फर्टिलाइजेशन जो होगा तो कैसा होगा, और कैसा होगा? क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब एक स्पर्म मेल से आएगा और एक स्पर्म जो है, सॉरी, एक गैमेट ओवरफुट से आएगा, फीमेल से आएगा। मतलब दो रहेंगे स्पॉन्जेस, एक से स्पर्म और एक से ओवा रिलीज, और वही दोनों आपस में रिलीज ज्वाइन। ठीक है। यहाँ पर स्पंज के अंदर जो अगर हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मतलब इसका सिंबल आप ऐसे देखते हैं। तो इनके अंदर मेल का डेवलपमेंट से पहले सेक्सुअल पार्ट डेवलप फर्स्ट, पहले डेवलप करता है फीमेल का पार्ट, इसके लिए प्रोटोगाइनस कंडीशन। कल हमने प्रोटैंडरस कंडीशन बताया था, जिसके अंदर मेल का डेवलपमेंट पहले होता है टीनियस सोलियम में। आज हम बता रहे सर नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन, इसके अंदर, और इनका जो डेवलपमेंट होता है बेटा, इनका डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसका होगा। इनका जो लार्वा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 लार्वा है इसका एम्फी ब्लास्टुला, नंबर 2 है इसका पैरेंकाइमुला, और नंबर 3 है इसका स्टेरियोगैस्ट्रुला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका है? ये लार्वा है आपका साइफा का। पैरेंकाइमुला लार्वा है आपका ल्यूकोसोलेनिया का, और स्टेरियोगैस्ट्रुला लार्वा है आपका यूप्लेक्टेला का। किसका लार्वा है ये? यूप्लेक्टेला का है। ये यूप्लेक्टेला वही जिसको हम क्या बोलते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ठीक है। इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और इनके कॉमन नेम्स हैं, हम इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, इसको लिख लो जल्दी। सर लिख लिया। ठीक है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर फिर से डिस्कशन करेंगे हम। ठीक, असाइनमेंट सर, कुछ क्वेश्चन होंगे तो